सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कैसा अपना अप्रोच रहेगा, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम जीएस और जीके कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सबको पता ही होगा एमपी पटवारी का जल्दी फॉर्म आने वाला है, तो तैयारियां पहले से ही करनी होंगी। इस सिलसिले में हम इस वीडियो को देखेंगे जिसमें एमपी पटवारी के मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है कि रीना के वेतन का 24% सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है। बीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। यदि बीना का वेतन 62,000 है तो सुनीता का वेतन क्या होगा? यानी आपको सुनीता का वेतन निकालना है। अब यहाँ पे आप अगर दूसरी लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक रिलेशन बताया गया है। ये देखिए कि बीना का वेतन जो है रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि अगर बीना का वेतन दिया है तो रीना और सुनीता के कुल वेतन को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहली लाइन में जो है रीना के वेतन का 24% सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है। ये चीज़ें आपको रिलेशन दिया है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रीना और सुनीता का कुल वेतन कितना है। तो रीना और सुनीता का कुल वेतन निकालने के लिए सिंपल सी जो आपकी अप्रोच रहेगी, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप और देखेंगे कि यहाँ पे बताया है कि बीना का जो वेतन है 62,000, वो रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। यानी आप बोल सकते हैं कि रीना और सुनीता का कुल वेतन अगर अपन निकालेंगे तो वो जो है 62,000 का 3/2 भाग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 भाग तो यहाँ पे बीना का है, तो 3 भाग कितना होगा? 3 भाग जो होगा वो रीना और सुनीता का कुल वेतन होगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप कि 2 भाग जो है वो किसके बराबर है? 62,000 के बराबर है। ठीक है, तो 2 भाग अगर 62,000 के बराबर है तो 1 भाग कितने के बराबर होगा? 62,000/2 यानी 31,000 के बराबर होगा। ठीक है, अब 3 भाग, क्योंकि 2/3 है यानी 3 पार्ट रीना और सुनीता का कुल वेतन है, तो 3 भाग निकालना पड़ेगा 2/3 के लिए। तो 3 भाग निकालने के लिए 1 भाग अगर 31 है तो 3 भाग 31 तिहाई 93, यानी 93,000 जो है रीना और सुनीता का कुल वेतन हो जाएगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो रीना और सुनीता का कुल वेतन आपको पता चल गया कितना है? 93,000। ठीक है, अगर रीना और सुनीता का कुल वेतन 93,000 है, अब यहाँ पे आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो पहली लाइन लिखा हुआ है कि रीना का वेतन 24% सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है। ठीक है, और ये जो चीज़ें दी हुई हैं ना वो दोनों बराबर हैं, तो इस तरह से आप बना लेंगे। रीना के लिए मैं R लिखूंगा, तो R का 24% क्वेश्चन में जो दिया है 24% मतलब 24/100। ठीक है, इक्वल टू कितना है? सुनीता के 38% के बराबर, यानी S का 38/100 38%। ठीक है, तो जब ये चीज़ आप करेंगे और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको रीना और सुनीता का रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा? रेशियो मिलेगा। जो आएगा रीना और सुनीता का रेशियो जो आएगा R/S, वो आएगा आपका कितना? वो आपका आएगा 19/12 जब इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है ना, 19/12 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बताना था कि सुनीता का वेतन कितना है। टोटल कितना है दोनों का? 93,000 है जो अपन ने निकाला। अब उसमें से सुनीता का बताना है, तो टोटल 93,000 अपने पास है और टोटल रीना सुनीता का जो रेशियो है 19 और 12 31 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। ये टोटल अगर मैं बात करता हूँ कि रीना और सुनीता का टोटल, रीना और सुनीता का जो टोटल है अपन ने कितना निकाला था? अपन ने निकाला था 93,000। ठीक है, अभी अपन ने देखा कि इनका जो रेशियो है कितना है? 19/12 है, यानी 19 + 12 जो टोटल होगा रेशियो 31 होगा। तो 31 की वैल्यू है कितनी? 93,000। अगर 31 की वैल्यू 93,000 है तो आपको बताना है 1 की वैल्यू, और 1 की वैल्यू के बाद आप रेशियो 19/12 मिल रहा है तो किसी का भी निकाल सकते हैं। तो 1 की वैल्यू 3,000 आ जाएगी। जब 93/31 करेंगे तो 3,000 आ जाएगी। ठीक है, तो 3,000 अगर 1 की वैल्यू है और रेशियो अपना 19/12 है, जो 12 रेशियो है किसका है? 12 रेशियो है सुनीता का। अगर उसका पूछता रीना का तो 19 का गुणा करते, तो 12 कितना हो जाएगा? 12 × 3,000, यानी 12 × 3,000 जब आप करोगे तो 36,000 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके और भी तरीके हैं, अब अभी अपन बेसिक तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमपी पटवारी में काफ़ी समय देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपके सामने, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, जिसमें से 25 सदस्यों का औसत वजन 45 किलोग्राम है तथा 14 सदस्यों का औसत वजन 40 किलोग्राम है तथा सभी सदस्यों का औसत वजन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको टोटल निकाल देना है। आपको पता है कि एवरेज यानी कि औसत क्या होता है। औसत का एक सिंपल सा फार्मूला अप्रोच होता है कि औसत बराबर होता है यानी एवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि टोटल जितना योग आएगा सभी का अलग अलग करके बटे टोटल सदस्य कितने हैं, वही आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पे आप देखो कि 16 सदस्यों का 55 है, तो सबसे पहले 16 सदस्यों का गुणा कर लोगे यानी 16 गुणे 55, तो इसका आ जाएगा आपका जो भी आएगा, देखो 16 गुणे 55 करोगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 880 आएगी, यानी 16 सदस्यों का कुल जो वजन है वो 880 मिलेगा। कितना मिलेगा, 880। इसी तरह से 25 सदस्यों के औसत वजन जो है 45 किलोग्राम है, तो 25 गुणे 45 करोगे तो इसका अलग से आ जाएगा, ठीक है। और 25 गुणे 45 कितना आएगा, 25 गुणे 45 कितना आएगा, 25 गुणे 45 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1125, ठीक है। तो टोटल वजन इन वालों का 1125 है, ठीक, 880 था। और नेक्स्ट जो है कि 14 सदस्यों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, यानी 14 सदस्य का 40 किलोग्राम है, तो 14 गुणे 40 करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, यानी 14 गुणे 40 यानी 560। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 560। अब क्या करेंगे, आपको पता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या औसत होता है, तो टोटल जो सदस्य हैं कितने हैं, 16, 25 और 14, तो 16, 25, 14 जब जोड़ोगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20 10 30, 20 50 5 55, यानी 55 टोटल सदस्य हैं। और टोटल वजन को जोड़ लोगे तो टोटल ये वजन जब जोड़ोगे और बटे 55 करोगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो इन सब का जब योग करोगे तो टोटल वजन आपके पास आएगा 2565 और टोटल लोग कितने हैं, 55। तो 2565 बटे 55 करोगे तो आपका यहाँ पे औसत सबका आ जाएगा एक साथ, ठीक है। 2500 बटे 65 बटे टोटल यानी सबका करके जितना भी वजन है और डिवाइड बाय टोटल सदस्य यानी 55। तो 2500 बटे जब 55 को इस 65 को इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 46.63, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लगभग ऑप्शन 4, 46.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है बहुत ही सिंपल अप्रोच से इसको आप बना सकते हैं। इसमें पूछा है शेषफल ज्ञात कीजिए जब px बराबर 2x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 7x की पावर, एक सेकंड, प्लस 7x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 12 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है। यानी कि ये जो px है इसको x प्लस 2 से जब डिवाइड करोगे तो शेष क्या बचेगा। इसका बहुत ही सिंपल अप्रोच से आपको करना है। अप्रोच क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो अप्रोच यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है, एक सेकंड नीचे कर लेता हूँ। अप्रोच यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है आपकी कि आपको देखना है कि डिवाइड किससे कर रहे हैं। तो डिवाइड कर रहे हैं अपन x प्लस 2 से, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी x प्लस 2 बराबर 0 मान लेंगे और जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब ये जो माइनस का 2 है x की वैल्यू, ये पूरा आप पुट कर दोगे px में। तो जब ये px में पूरा अगर -2 की वैल्यू पुट करोगे इक्वल टू 0 मान के, तो आपका जो यहाँ से एक्चुअल कांस्टेंट वैल्यू बचेगी वही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब देखिए x बराबर -2 मैं कैसे पुट करता हूँ इसमें, ठीक है। अगर इसमें पुट करूँगा 2x की पावर 5, तो आपको पता है ये कभी भी माइनस चिन्ह है और पावर इवन होती है तो वो माइनस चिन्ह माइनस गुणे माइनस होकर प्लस हो जाता है, अगर ऑड है तो माइनस ही रहता है। यहाँ पे पावर x की पावर 5 कितनी है, ऑड है, यानी कि बोल सकते हो कि -2 की पावर 5 करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, लेकिन 32 माइनस का होगा और साथ में 2 का गुणा भी है, तो
तो ये आपका आ जाएगा क्या, माइनस का 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 64। अब आगे देखते हैं 4x की पावर 4 में, तो यहाँ पे x की पावर 4 है, यानी -2 रखोगे x की जगह, तो -2 की पावर 4। अब ये जो है इवन पावर है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि आपका इस बार 16 मिला, और 16 के साथ गुणे 4 है, तो 16 चौको 64। अब ये चीज़ें प्लस में आ जाएंगी, समझ रहे हो, ये तो आपस में -64 + 64 कट ही गया डायरेक्ट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, प्लस का 7x की पावर 3, पावर कितनी है x की, ऑड है, यानी -2 की पावर 3 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का साथ में 7 भी गुणा है, तो 8 से 56 किसका होगा, माइनस का, माइनस कितना होगा 56। आगे देखते हैं, फिर है माइनस का x की पावर 2। अब माइनस का 2 जब रखोगे x की जगह, तो पावर तो यहाँ पे क्या है, इवन है, तो इवन है तो होना चाहिए प्लस में, लेकिन साथ में माइनस चिन्ह भी तो लगा है, तो 2 दूनी 4 जो होगा ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 56 - 4, और साथ में 3x है। 3x को जब आगे करोगे, एक सेकंड इसको ऊपर कर लेते हैं, जब 3x को आप आगे करोगे, यहाँ पे जो 3x है, तो x की जगह कितना रखोगे, -2, तो -2 गुणे 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। अब इसके बाद 12 है, तो 12 को तो प्लस कर दोगे डायरेक्ट, उसमें तो कुछ x वगैरह है नहीं। अब देखोगे तो 64 तो शुरू में ही कट गए थे अपने प्लस माइनस। अब यहाँ देखोगे तो माइनस का 56, माइनस का 4, माइनस का 6, यानी -56 4 60 66, माइनस का 66 + 12 प्लस का 12, यानी कि 66 में से 12 घटा दोगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -54, और यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है वो है 9.75 किलोग्राम और 4,700 ग्राम की अंतर का 1/5 भाग का मान क्या होगा। सीधी सी बात यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों के बीच पहले अंतर निकालो, जो आपकी ये दो वैल्यू दी हुई हैं। एक सेकंड, आपके पास दो ये जो वैल्यू दी हुई हैं, इनके बीच का आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर का 1/5 बता देना है, यानी टोटल 5 पार्ट कर देना है, उसमें से एक पार्ट बताना है। कैसे करोगे, पहले इन दोनों वैल्यू का अंतर निकालो। निकालने के लिए अगर ये लिखा है 9.75 किलोग्राम, इसमें से माइनस कर दोगे किसको, 4,700 ग्राम को आप 4.7 किलोग्राम भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 4.7 लिख दिए केजी। अब इन दोनों को जो घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास। घटाना कैसे है भैया, घटाना कैसे, ये समझो। सीधी सी बात है कि दोनों को आप घटाओगे तो ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हो, ठीक है। जहाँ पे जो चिन्ह है, अगर मैं इसको करता हूँ ऐसे नीचे लिखता हूँ, ठीक है। ये एक सेकंड, इसको मैं अगर नीचे लिखता हूँ -4.70, ठीक है। जब घटाओगे तो 5 में 0 गए 5, 7 में 7 गए 0, पॉइंट लगा दो, 9 में 4 गए, कितना आ गया 5, यानी 5.05 आपके पास आया। अब इसी 5.05 का 1/5 भाग बताना है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 5.05 का 1/5। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.0, एक सेकेंड, आंसर आएगा 1.01 kg, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये आपका बहुपद वगैरह पे, पॉलिनोमियल वगैरह का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको अपन कैसे किस अप्रोच से करेंगे, आइए ये देखते हैं, ठीक है। इसकी जो अप्रोच होगी, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण के वास्तविक और असमान मूल हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मूल कैसे अपन डिसाइड करते हैं कि वास्तविक है, अवास्तविक है या असमान है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फेनोमेना होता है। क्या होता है, सिंपल सा फेनोमेना होता है। अगर यहाँ पे पूछा है कि मूल बताना है कौन से इसमें से वास्तविक और असमान है, तो जब वास्तविक और असमान मूल होते हैं तो यहाँ पे b² - 4ac ये जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए b² - 4ac। तब वहाँ पे आप बताएंगे कि मूल जो है वास्तविक और असमान है। अगर ये बराबर में होता b² - 4ac, तो आप बोलते यहाँ पे कि मूल दोनों बराबर हैं। अगर यहाँ पे जो मूल वास्तविक कब नहीं होते, जब माइनस में होता है, यानी लेस देन 0 हो जाता है b² - 4ac, तो आप बोल देते कि मूल भाई इमेजिनरी है, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। लेकिन यहाँ पे वास्तविक और असमान की बात कर रहा, तो फॉर्मूला लगाओगे b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब b² - 4ac है क्या,
जब चारों आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पे, ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ एक्चुअल में लिखा क्या है, ठीक है। ये एक्चुअल में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका जो देखोगे तो बी जो है, बी की जगह आपको क्या रखना है, बीच वाली वैल्यू आती है। एक्चुअल में ए बी सी डी जो होती है ना, वो वैल्यू होती है गुणांक, कोफिशिएंट। यानी कि आप अगर मैं दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ जो कि इसका राइट आंसर है, हालांकि आप कोई भी उठा सकते हो, तो 2x² है, इसका सिंपल सा जो आपका जनरल टर्म बनता है किसी भी समीकरण का, अगर वो वर्ग समीकरण है तो वो बनता है आपका कुछ इस तरह से, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे आप अगर दूसरे में देखोगे तो ax² तो लिखा है, लेकिन a की जगह क्या है, 2 है, ठीक है। bx है, यानी x तो है, लेकिन b की जगह क्या है, माइनस का 5 है, ठीक है। c की जगह क्या है, 3 है। तो कुछ इस तरह से अपन ए बी सी मानते हैं। तो इस सेकेंड वाले में क्या है, ए बी सी, ए बराबर 2 है, बी बराबर कितना है, बी बराबर दिख रहा है -5 है, और सी बराबर कितना है, सी बराबर है +3। तो ए बी सी ऐसे मान लो। अब देखो ए बी सी अगर आपके पास आ गया, और मैंने आपको क्या बताया है कि जब कभी भी मूल जो है वास्तविक और असमान होते हैं, यानी कि b² - 4ac जो होगा ग्रेटर देन, क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो अगर b² - 4ac जो है ग्रेटर देन 1 होगा, तो सेकंड वाला जो है, किसी को भी आप ऐसे ट्राई करके देख सकते हो, ए बी सी डी, ए 2 है, b -5 है और c 3 है। तो जब इसमें पुट कर दोगे वैल्यू, तो b क्या है, b -5 है, तो -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, ठीक। और फिर -4 है, 4, फिर a की जगह क्या है, 2 है, ठीक है, इंटू 2, और c की जगह कितना है, +3 यानी इंटू 3। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 25 - 4 दूनी 8 त्रिक 24, यानी आप क्या देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे एक मिस कन्फ्यूजन हो गया, b² - 4ac जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 नहीं, वास्तविक और असमान के लिए। तो यहाँ पे जब देखोगे तो वैल्यू कितनी आई इसकी, 1 आई। इसका मतलब जो ये है b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा 1 होता है, इसलिए अपना ये राइट आंसर होगा। अगर मैं किसी और ऑप्शन की बात करता हूँ, वो क्यों नहीं होगा, आइए उसको देखते हैं। अगर मैं तीसरा ऑप्शन ले लेता हूँ, आपके सामने तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, 3x² - 5x + 3 = 0, यानी a 3 है यहाँ पे, b -5 है, c 3 है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्यों नहीं होगा, आइए समझते हैं। क्योंकि आपको पता है कि b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए वास्तविक और असमान के लिए। जब वैल्यू पुट करोगे तो b की जगह 3 ही करोगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, सॉरी b की जगह -5 है, यानी कि -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 4ac। तो यानी 4 तो लिखोगे, इंटू में 3 लिखोगे a की जगह, और c की जगह भी 3 लिखोगे, तो 4 3 12 3 36, यानी 25 में -36 करोगे तो माइनस में वैल्यू आ रही है। तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन है। तो जब कभी पूछता कि अवास्तविक है तब ये होता, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये भी सेम क्वेश्चन है चौथे क्वेश्चन की तरह। इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपको कि 2x³ - 9x² + x + 12 को x - 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो आपको सिंपल सा अप्रोच मैंने बताया कि आपको जो विभाजित वाली चीज़ है उसको देखेंगे और उसको मान लेंगे x - 1 = 0, तो x = 1 आ जाएगा, और x = 1 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वही इसका शेषफल हो जाएगा। कैसे, देखो x बराबर जब 1 इसमें पुट करोगे 2x³, यानी x की तो वही पावर होता है, तो यहाँ पे पुट करोगे 2 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर -9x², तो 9 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह कुछ भी रखोगे पावर तो वही आएगी, 1 ही आएगी। फिर आ जाएगा +1 x की जगह, फिर 12। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 + का 1 + का, और ये 12 1 13 2 14, 14 में अगर 9 चले गए तो कितना बचा, 5। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, x जो है 22 से 60% अधिक कुशल है, और यहाँ पे देखिए x 22 से 60% अधिक कुशल है, और बाई अकेला एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है। एक साथ अगर कार्य करते हैं दोनों, तो x और बाई समान कार्य का 52% कितने समय में करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले टोटल वर्क पता होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल वर्क है कितना। दूसरी चीज़, दोनों की कार्य क्षमता पता होना चाहिए।
तो इसको कैसे आप अप्रोच करेंगे, आइए सिंपल वे में समझते हैं। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या बताया है, पहली लाइन से ही अपन उठाते हैं क्वेश्चन को। एक्स बाई का 60% अधिक कार्यकुशल है। तो अगर मैं 60% को रेशियो में बदलता हूँ तो 60% को मैं लिखूँगा 60/100। अगर मैंने 60/100 लिखा तो आप बोल सकते हो कटे पिटे ये आएगा 3/5। क्या आएगा, 3/5। अब 3/5 का मतलब यानी x बाई से 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी बाई से जिससे है वो नीचे रहेगा, ठीक है, और जो है कितना अधिक है वो ऊपर रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि 22 यानी बाई की वैल्यू क्या आ गई, इफिशिएंसी 5 आ गई। और 22 से कितना अधिक है, x 3 अधिक है, यानी 5 में 3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो आप बोल सकते हो कि x का जो इफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, 8, और बाई की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक, इतना बात समझ में आ गया हो। अब हमें इसे मिटा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि x की इफिशिएंसी कितनी है, 8 है, तो बाई की 5 है, ठीक। तो अब देखो लिखते हैं, एक सेकंड, x की इफिशिएंसी कितनी आई थी अपनी, x की आई थी 8 और बाई की इफिशिएंसी कितनी थी, 5, ठीक है। और यहाँ पे आपको टोटल वर्क नहीं बताया, लेकिन एक चीज़ बताया है कि बाई जो है जब अकेले काम करता है तो 80 दिनों में करता है, यानी कि बाई जो है 80 दिन में काम करता है। तो जब टोटल वर्क कभी निकालते हैं तो इफिशिएंसी जो होती है उसमें अपन गुणा कर देंगे डे को, तो यहाँ पे टोटल वर्क यानी TW निकलता है। तो 80 गुणे 5 करोगे तो 400, यानी टोटल वर्क दोनों के लिए क्या आ गया आपका, 400 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि x और y समान कार्य को 52% कितने समय में करेंगे। अब जब कभी भी दोनों मिलके किसी कार्य को करेंगे तो दोनों की इफिशिएंसी को आप जोड़ोगे, क्या करोगे, दोनों की इफिशिएंसी को जोड़ोगे, तो 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 जो है दोनों का है, क्योंकि x और y साथ में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क में जब डिवाइड करोगे इफिशिएंसी को तो हमेशा टाइम आता है, यानी 13 डिवाइड करोगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बोला है कि 52%, यानी फिर गुणे कितने कर दोगे, 52/100, क्योंकि 52% ही आपको बताना है। बात समझ रहे हो, 52/100। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरा 400/13 गुणे 52/100, तो आपका जो यहाँ से निकल के आएगा वो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार क्वेश्चन को रिवाइज यानी इसकी वापस से बैक करके आप देख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 दिन, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, 16 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो कैलेंडर से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो x एक आदमी है, मान लो 3 मार्च 1980 को पैदा हुआ है और y x से 4 दिन बड़ा है, तो y के जन्म का दिन बताना है, यानी y जिस दिन जन्मा है उस दिन क्या था, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार क्या था, ठीक है, ये बताना है। फिर क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ कि x जो है यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस था। अब गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है भाई, 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप बोल सकते हो कि 26 जनवरी 1980 कौन सा दिन था, शनिवार था, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। और x कह रहा है 3 मार्च 1980 को पैदा हुआ और y जो है x से 4 दिन बड़ा है और y का ही जन्म का दिन निकालना है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें पता चल गई। जैसे कि पहली चीज़ पता चली कि 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था भाई, शनिवार था, लिखा हुआ है क्या था, सैटरडे था, क्या था, सैटरडे, ठीक है। अगर 26 जनवरी को 1980 को सैटरडे था तो 3 मार्च 1980 को कौन पैदा हुआ था, x पैदा हुआ था। लेकिन y जो है x से 4 दिन बड़ा है, यानी कि 3 मार्च से और 4 दिन आगे जाओगे y का निकालने के लिए, क्योंकि x का 3 मार्च है, यानी 4 और जोड़ोगे तो 7 मार्च को 3 जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे अगर जो बड़ा है वो पहले पैदा हुआ होगा, इसलिए अपन घटाएंगे, ठीक है। तो ये 29 फरवरी को, कितने को, 29 फरवरी को बाई पैदा हुआ होगा, तभी ना उसके बाद अगर देखा जाए तो 4 दिन बाद 3 मार्च को x पैदा हुआ होगा। यानी कि अगर अपन बात करें तो बाई कब पैदा हुआ होगा, 29 फरवरी को। कब पैदा हुआ होगा, 29 फरवरी को। अब क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि यदि 26 जनवरी को सैटरडे है तो
29 फरवरी को कौन सा दिन रहा होगा, इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है। और हमने 29 फरवरी इसलिए लिया है कि आप सभी को पता होगा साल 1980 है, यानी लीप वर्ष है। 4 से पूरा पूरा डिवाइड अगर हो जाए तो लीप वर्ष है, यहाँ पे 29 फरवरी हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है फरवरी में। तो सीधी सी बात है, अगर 26 जनवरी को सैटरडे था, 29 फरवरी तक जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑड डे निकाल सकते हो या फिर माइनस कर सकते हो। सीधी सी बात है, अगर 26 जनवरी को सैटरडे था तो आप 27 को क्या रहा होगा, देखा जाए तो कितने दिन टोटल हो जाते हैं, 26, 5, 31, यानी 5 दिन आपके जनवरी के हो गए और 29 दिन आपके किसके हो गए, 29 दिन फरवरी के हो गए। तो 29, 5, 34 होता है। तो टोटल जो दिन आगे बढ़ा, कितने दिन बढ़ा, 34 दिन बढ़ा। कितने दिन, अब 34 दिन बढ़ा। और आपको पता है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 34 को डिवाइड करोगे 7 से और जो शेष फल आएगा, शेष फल कितना आ रहा है, 34 से 7 को डिवाइड करोगे तो शेष फल कितना आएगा, 7 चौक 28, यानी 6 आया। जब 6 आया जब यहाँ पे 6 आया और आप शनिवार से उसको आगे बढ़ना है, तो शनिवार से 6 बढ़ाओगे तो रवि सोम मंगल बुध गुरु, ठीक है, रवि सोम मंगल बुध गुरु, ठीक है, शुक्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्रमशः 22, 26, 31, 16 और 35 छात्रों के 5 वर्षों का औसत जो है वो है 42, 38, 40, 35। सभी छात्रों का औसत, सेम क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे देखना है कि 22 जो छात्र हैं उनका औसत कितना है, 42 है। 26 जो छात्र हैं उनका 38 है। 31 है, 30 उनका औसत है। 16 का 40, 35 का 35। तो आपको करना क्या है कि औसत बराबर होता है टोटल वैल्यूज़ को जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है टोटल सदस्यों से, यानी छात्रों से। तो अगर मैं टोटल छात्रों की बात करता हूं तो यहाँ पे टोटल छात्र कितने हैं, 22, 16, 31, 16, 35 को जोड़ दोगे और क्या करोगे कि टोटल वैल्यू निकालने के लिए 22 गुणे 42 करोगे प्लस 26 गुणे 38 करोगे, अलग अलग इनका निकाल के सबको जोड़ दोगे। तो जब अपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, देखते हैं। आइए, जब आप 22 गुणे 42 जोड़ोगे, जब आप 22 गुणे 42 जोड़ोगे तब कितना आएगा, जो भी आए, लेकिन 22 गुणे 42 लिखोगे और इसमें कितना जोड़ोगे, प्लस 26 गुणे 38, ठीक है, प्लस ऐसे करते जाओगे। तो सभी को जोड़ के डिवाइड कर दोगे, कितने का डिवाइड करोगे, जो टोटल सदस्य हैं। टोटल सदस्य कितने हैं, 22, 26, 31, 16, 35। इनको जब जोड़ोगे टोटल आएगा 130। यानी इस तरह से जब करोगे तो आपका ये जो ऊपर वाला है इनका टोटल वैल्यू आएगी 4707 और डिवाइड कितना कर दोगे, 130। तो ये जब करोगे तो आपका कुछ जो निकल के आएगा पॉइंट में आंसर, वो निकल के आएगा 36.20। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि 20 गायें 15 दिनों में 380 घास के गट्ठर खाती हैं तो 15 गायें, यदि 20 गायें 15 दिनों में 380 घास के गट्ठर खाती हैं तो 15 गायें 10 दिन में कितना खाएंगी। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या फार्मूला होता है उसको आइए समझते हैं। ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए एक फार्मूला होता है M1 D1 T1 डिवाइड बाय W1। W यहाँ पे वर्क है, M है मंथ, डे है दिन और T है टाइम। ठीक है, ये जो इक्वल टू हो जाएगा M2 D2 T2, ठीक है, और डिवाइड बाय W2। कुछ इस तरह से, बात समझ गए। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ एक बार, काफ़ी मोटा चल रहा है ये स्केच, एक सेकंड छोटा कर लेता हूँ। हाँ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, M1 D1 T1 डिवाइड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइड बाय W2। ठीक है, तो यहाँ से जब आप करोगे तो M1 क्या दिख रहा है आपको, मेंबर 20, D1 कितना है 15,
और यहाँ पे वर्ग कितना है 380, यानी 380 क्या हो जाएगा वर्ग। टाइम की बात नहीं किया है, केवल डे की बात किया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको पुट कर दोगे 1 वाले फॉर्मेट में। और 2 वाले फॉर्मेट में m कितना है 12, मेंबर 12, और डे कितना है 10, तो यहाँ पे d कर दोगे, और W2 ही तो निकालना था तो पक्षांतर कर दोगे, समझ गए। देखो क्या करोगे, m1 के लिए 20 लिखोगे तो 20 गुणे d1 कितना है 15 डिवाइडेड बाय कितना 380, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा 380, ये इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड वाले के, एक सेकेंड, सेकेंड वाला कितना दिया हुआ है 15 गुणे 10, यानी कि m1 दिया है, m2 दिया है 15 और 10 d1 दिया है बटे W2। तो अब यहाँ से W2 आपको पक्षांतर करके निकालना है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करके W2 निकालोगे, W2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे W2 क्या होगा 190 आएगा। सॉल्व करना नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो एज रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से दोगुनी होगी, तो 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की आयु की तब की आयु की 1/4 थी, तो विनोद के वर्तमान आयु कितनी होगी। यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है विनोद की वर्तमान आयु, ठीक है। इसके लिए कुछ फेनोमेना दिया है। सबसे पहले अगर अपन ये मान लेते हैं कि जो बंदा विनोद है, जो बंदा कौन है विनोद है, विनोद की जो भी आय रही हो मुझे नहीं पता, मैं उसको मान लेता हूँ कि विनोद क्या x वर्ष रही होगी, क्या रही होगी x वर्ष, ठीक है। विनोद की आय कितनी रही होगी x वर्ष। अब अगर अपन पढ़ते हैं सेकंड लाइन को, तो कह रहा 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की आयु की 1/4 थी, ठीक है। तो इसको मैं अगर कोशिश करता हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, उससे अपना समय बचेगा। आइए अब देखते हैं ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 53, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं बढ़ता हूँ 53 लेके और विनोद की बताना था, तो लेट सपोज विनोद की जो वर्तमान आयु 53 है, कितनी है 53 है नहीं, लेकिन मानते हैं अगर विनोद की वर्तमान आयु 53 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की आयु की कितनी रही होगी 1/4। तो 7 साल पहले विनोद की आयु कितनी रही होगी, 7 साल पहले विनोद की आयु रही होगी कितनी 53 में कितना घटा देंगे 7, अगर 7 घटा देंगे 46 आएगा, यानी 7 साल पहले ये विनोद रहा होगा 46 का, और ये कह रहा कि आनंद की आयु जो है विनोद की आयु की 1/4 थी, यानी 46/4 इसकी आ जाएगी आनंद की। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो पॉइंट में आंसर आ रहा है इसका आनंद का, अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है इसका मतलब ये तो कतई नहीं होगा, ठीक। यानी टोटल वैल्यू अगर पॉइंट में नहीं है तो आपको वैल्यू आनंद का भी एज एकदम एक्चुअल में आना चाहिए, पूर्ण संख्या में, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हम जब सभी ऑप्शन को हटाते जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपका 59 है, क्या है 59, तो 59 वाला जो ऑप्शन है ये आपका मैच करेगा। कैसे करेगा आइए समझते हैं। देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि विनोद की आयु कितनी है, लेट सपोज 59 वर्ष है, ठीक है। तो 7 साल पहले जो है विनोद कितना रहा होगा, 59 में से 7 घटाएंगे तो 52 का रहा होगा, कितने का 52 का। अगर विनोद रहा होगा 52 का तो आनंद जो है विनोद से 1/4 रहा होगा 7 साल पहले, तो 1/4 का मतलब 1/4, यानी 52 का 1/4 कितना होता है 13, यानी आनंद रहा होगा 13 का। अब अपन बात करते हैं कि 19 वर्ष बाद विनोद और आयु की आनंद की आयु दुगनी है, सेटिस्फाई करा रहे हैं, ठीक है। तो 19 वर्ष बाद दुगनी कैसे होगी, अगर दुगनी हो गई दोनों की आयु तो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। कैसे होगी आइए देखते हैं। तो 52 अगर 7 साल पहले है तो 7 साल बाद क्या हो जाएगी विनोद की 59 हो जाएगी। क्यों जा रहे हैं 7 साल बाद फिर से, क्योंकि 19 वर्ष बाद निकालना है ना, ठीक है। तो 7 साल बाद 59 हो जाएगी यानी वर्तमान, और इसकी 7 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब इसमें से 19 जोड़ेंगे क्योंकि वर्तमान में 19 वर्ष बाद दोनों की बताना है। तो जो 59 है, इस 59 में जब 19 जोड़ेंगे तब आपकी आएगी 19 साल बाद विनोद की। तो 59 में जब 19 जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे आयो देखते हैं। 59 में जब 19 जोड़ोगे तो आपका आएगा 78, कितना आएगा 78, ठीक है। और ये जो है आनंद का, उसमें 59 जोड़ोगे तो 20 में 19 जोड़ोगे कितना आएगा 39 आएगा। अब क्वेश्चन देखोगे आप तो क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है कि अब जो विनोद की 19 वर्ष बाद 78 है और
आनंद क्या है 39 है, तो इन दोनों के बीच जो 19 वर्ष बाद विनोद क्या है आनंद क्या है कितनी होनी चाहिए, 2 गुनी। तो आप देखोगे तो 39 जो है 78 कितने गुना है, 2 गुना है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये जो 4 है ये सेटिस्फाई कर जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन को चूज करके आप क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा के आंसर निकाल सकते हो, इससे थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4550 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। अब इसको करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपन को उसको बेसिक तरीके से यानी सिंपल तरीके से, ट्रिकी तरीके से बोलेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अब देखते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ तो घटाना है ना, तो पहला ऑप्शन अगर मैं 4550 से अगर 61 घटाता हूँ तो देखूँगा कि अगर मैं 4550 से यहाँ पे 61 घटा देता हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। 10 में 1 गए 9, 14 में 6 गए 8, और ये हो जाएगा 4489। ठीक है, तो 4489 आएगा। और बाकी अगर ऑप्शन हम देखते हैं तो अगर मैं 62 वाले को घटाता हूँ इससे, तो 10 में अगर 2 चला जाएगा 0 वाले से तो 8 बचेगा। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट 8 आएगी, और इसको घटाएंगे तो 0 आएगी, इसको घटाएंगे तो 6 आएगी। अब आपको एक चीज़ पता है कि कभी भी कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसके इकाई का अंक 8, 6 नहीं होता है। अब बात करें 0 की, तो 0 जो है जब 2 0 होते तब जाके सेटिस्फाई करता है, 1 0 में नहीं बनेगा, क्योंकि 10 का जो स्क्वायर करते हैं 100 होता है, यानी 2 0 होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है 2 0, इसलिए आपका एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि 9 जो है इकाई का अंक होता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का। जैसे मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ 9 होता है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करता हूँ 9 होता है, 7 का स्क्वायर करता हूँ 9 होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर की इकाई का अंक जो है 6, 8 नहीं होता है। इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचता है और वो बचता है 61। इसलिए राइट आंसर अपना कौन सा होगा, 61 होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। 13वां नंबर अपना क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये भी एवरेज से है जहाँ तक है, और इसको अपन देखते हैं। लिखा है 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, यानी 12 सदस्यों का जो औसत है कितना है, 8 है, जबकि n सदस्यों के एक समूह का औसत स्क्वायर 10 है। तो संयुक्त औसत बताना है। आपको मैंने एक चीज़ बताई है, औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी कि संयुक्त औसत पूछ रहा है, तो इसका जो होगा टोटल वैल्यू, इनको और n सदस्यों की टोटल वैल्यू को जोड़ के डिवाइड कर दोगे टोटल सदस्य, तो इक्वल आना चाहिए कितना, 9.2। अब कैसे करोगे, सबसे पहला काम आपको करना ये है कि जो 12 सदस्यों का औसत 8 है, इसका मतलब जो 12 सदस्य हैं इनका जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 12 8 96, 12 गुणे 8 करोगे तो 96 आएगी। अब बात करते हैं अगला, n सदस्यों को समूह है और इनकी औसत की स्कोर कितना है, 10 है, यानी 10 है तो 10 में गुणे n करोगे तो n सदस्यों का वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इंटू 10, है ना, कुछ इस तरह। उसके बाद संयुक्त औसत बताना, यानी 96 को n इंटू 10 यानी 10n में इसमें जोड़ दोगे। जब दोनों को जोड़ के डिवाइड कितना करोगे, 12 सदस्य ये हैं और n सदस्य ये हैं, तो 12 प्लस n को ना करोगे तो टोटल जो आपकी वैल्यू है उसको डिवाइड करोगे 12 प्लस यानी टोटल सदस्य। ठीक है, तो कैसे करोगे, एवरेज कैसे बताओगे। एवरेज बताने के लिए आपको जो टोटल यहाँ पे वैल्यू है, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है, 96 प्लस 10n। ठीक है, 96 प्लस 10n, तो 96 प्लस 10n को डिवाइड कर दोगे किससे, 12 प्लस n से, टोटल आदमियों से। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये इक्वल टू कितना आना चाहिए, यहाँ पे बताया 9.2 के इक्वल टू आना चाहिए। तो 9.2 के इक्वल टू, यहाँ से आपकी n की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू जो यहाँ से कटे पिटे आएगी, आप इसको सॉल्व करना। अगर नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से डाल दूंगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 18 आएगी। क्या आएगी, 18। ठीक है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। एवरेज होता है टोटल वैल्यूज़ डिवाइड बाय टोटल मेंबर्स। ठीक है, तो टोटल वैल्यूज़ 12 गुणे 8 करोगे तो 96 इसकी आएगी और 10n अगले की आएगी। तो दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दोगे, 12 सदस्य यहाँ हैं और 10 सदस्य यानी 12 प्लस n, और ये इक्वल टू कितना है, एवरेज 9.2। तो यहाँ से n की वैल्यू इजली आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक झील में 30% मछलियाँ पकड़ी गईं
पकड़ी गई 12% मछलियाँ मर जाती हैं और शेष 2772 को बिक्री के लिए रख दिया गया है। तो झील में मछलियों की कुछ संख्या बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस समझने वाली बात है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक झील में 30% मछलियाँ पकड़ी गई हैं, ठीक है। 30% ले लिया, जिसमें से 12% मछलियाँ मर गई हैं। 30% में ही 12 मिली हैं, तो 30 में से डायरेक्ट 12 नहीं घटाना है, 30 का 12% निकाल के घटाना है। यही आपको यहाँ पे समझने वाली बात है। और शेष जो मछलियाँ हैं वो बिक्री के लिए रखी गई, यानी कि 30% मछलियों का 12% जब आप घटा दोगे मरी वालों को, तब बिक्री के लिए जो रखी गई होंगी वही तो वैल्यू होगी उसकी। यानी कि आप कह सकते हो कि 30% का जो 12% आएगा, अगर उसको अपन 30% टोटल से घटा देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 2772। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 100% की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि झील में कितनी मछलियाँ रही होगी। कैसे करते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, 30% है तो 30% में से 12% मरी, तो 30 का 12% निकाल लो। तो 30 का 12 कैसे, 30 गुणे 12/100 करके निकालोगे। यहाँ से 0 से 0 कटा, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, यानी 18/5 आया। कितना है, 18/5। तो 18/5 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3.6। क्या लिख सकते हो, 3.6, ठीक है, परसेंटेज। तो आप देखोगे कि 30% थी, जिसमें से 3.6% क्या हो गई, मछली मर गई। एक्चुअल में मरी 30 का 12 है, इसलिए 100 का कितनी मरी है, 3.6। और जब 3.6 मर गई तो आप बोल सकते हो कि जो अब मछली बची हैं 30 माइनस 3.6 बची हैं, जिसका कुछ करके इस तरह से आएगा। अगर 30 माइनस 3.6 करोगे तो ये 26.4 आएगा, यानी 26.4% मछलियाँ अभी बची हैं। और 26.4% जो मछलियाँ हैं यही तो बिक्री के लिए रखी गई हैं, जिनकी वैल्यू कितनी है, 2772 है। तो 26.4% की जो वैल्यू है कितनी है, 2772 है। अगर 26.4% की वैल्यू 2772 है तो 100% की वैल्यू निकाल लो, और वही 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी मछलियों की संख्या होगी। इसको नोट कर लो, मैं मिटा के आगे बताता हूँ, ठीक है। तो 26.4% की जो वैल्यू आई है, 26.4% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी, 2772 आई है, ठीक है। तो 2772। अब यहाँ से 100% कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर 26.4% की वैल्यू 2772 है तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे, 2772 डिवाइड बाय 26.4, यानी 26.4% है तो इसको 26.4 को डिवाइड कर दो और गुणे का चिन्ह लगा दो, कितना, 100। अब यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो ये 264 हो जाएगा, तो एक 10 ऊपर जाएगा, यानी एक 0 और जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 2772 गुणे 1000/264। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100% ही तो निकालना था। और ये जो राइट आंसर होगा आपको सॉल्व करना आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको करना कैसे, इससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा 10500, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। 15वां क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है, आप लोगों से बन ही जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट, अंडर रूट में पूरी चीज़ रूट में है, याद रखिएगा। रूट x/3136 बराबर 1/2 है, तो प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जहाँ पे x लगा है उसका मान ज्ञात करना है। तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका आपके पास पता है क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। जब इसका स्क्वायर कर दोगे और इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो कैसे करोगे, देखो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, अगर करोगे तो x बटे क्या आ जाएगा, 3136 आ जाएगा इधर, और ये इक्वल टू हो जाएगा, इसका करोगे तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, पक्षांतर कर दो, तो ये हो इधर जाएगा तो x इधर ही रहने दो और बाकी इधर ला दो। 3136 इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 गुणे 3136 डिवाइड बाय 34, ठीक है, सॉरी 34 नहीं 4, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4। तो 3136/4 कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। काट दो, कैसे काटोगे, 3136/4 यानी 4 सत्ते 28 आया 3, यानी यहाँ पे 3 है तो 4 अठे 32, 4 चौको 16, यानी 784 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ गए। दोनों पक्षों का सबसे पहले वर्ग करोगे, वर्ग करने के बाद x की वैल्यू निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं। 15वां के बाद 16वां क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, देखो जरा। 16वां क्वेश्चन और वीजी है, कैसे करना है, इसको सिंप्लीफाई करके मान निकालना है। आप देखो रूट 150 माइनस रूट 54 माइनस रूट 24 लिखा है, तो रूट 150 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अंडर रूट
25 गुणे 6 भी लिख सकते हो, यानी 25 छक्का 150 होता है। फिर माइनस का लगा के रूट इसको लिख सकते हो आप क्या, 9 गुणे 6 भी लिख सकते हो, 9 छक्का 54 होता है, ठीक है। 1 मिनट, 9 गुणे 6 भी लिख सकते हो, और फिर माइनस लगा के इसको लिख सकते हो आप 4 गुणे 6 24, यानी 4 गुणे 6 यानी 4 छंग 24 होता है। जब और आगे बढ़ाओगे तो ये जो है 25 बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5√6। ये हो जाएगा माइनस 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट 3, तो 3√6, और ये हो जाएगा 2 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2, तो 2√6। अब √6 सबका बेस समान हो गया ना, तो आप घटा सकते हो डायरेक्ट। कैसे घटाओगे? तो 5 में 3 चले गए 2, और 2 में अगर 2 चले गए ये माइनस के, तो कितने बचेगा? ये 3 2 5 हो जाएगा दोनों माइनस का, तो -5√6 हो जाएगा, और ये +5√6, और दोनों को 5√6 माइनस 5√6 करोगे तो क्या आएगा? 0। सब कट जाएगा तो क्या आएगा? 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन आपका है, बहुत ही ईजी है, इसको समझना है आपको। कैसे समझेंगे? रामदेव 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से और 50 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति। ऐसे सवालों के लिए औसत गति के लिए फार्मूला और भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो औसत गति का फार्मूला आपको क्या लगाना है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, औसत गति बराबर क्या होता है? औसत गति, ठीक है, ये बराबर होता है कुल दूरी, कुल, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, कुल दूरी बटे कुल समय। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत बराबर होता है हमेशा कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये जो फार्मूला है, इससे आप चाहे कितनी भी दूरियां अलग अलग दी हों उनको जोड़ के आप कर सकते हो। अब कुल दूरी कैसे निकालोगे इसको समझते हैं। अगर रामदेव पहले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे में करता है, तो आप बोल सकते हो कि जो बंदा उसकी स्पीड 60 किलोमीटर है बट जाता 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसने कुल दूरी तो आपको पता है कितनी की होगी? 30 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कुल दूरी कितनी तय की? 50 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ दोगे तो 50 30 कितनी हो जाएगी कुल दूरी? कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 80। ठीक है, और कुल समय की बात करें तो कुल समय जो है ना, कुल समय की जो बात करते हैं, क्या हो गया? एक सेकंड, कुल समय की बात करते हैं तो कुल समय यहाँ पे क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है, तो आप बोल सकते हो कि उसने क्या किया होगा? आधे घंटे समय लगाया होगा। 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में कितना गया होगा? 30। तो आधे घंटे यहाँ से ले लो, यहीं पे देखोगे तो 100 किलोमीटर उसकी स्पीड है, जाता 50 किलोमीटर तय करता है, तो यहाँ पे समय लिया होगा उसने कितना? आधे घंटे। दोनों जगह आधे आधे घंटे यानी 1 घंटे समय ले लिया होगा। तो कुल दूरी, कुल समय कितना आ गया? 1 आ गया, यानी 80/1 कर दोगे तो 80 किलोमीटर पर घंटा आपका क्या आ जाएगा? औसत स्पीड। ठीक है, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां है यहाँ पे कि किसी संख्या को 15, 21 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। ये सिंपल सी बात कर रहा है कि जब 15, 21 और 24 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा इनका एलसीएम निकाल लो और निकाल के उसमें 1 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? 15, 21, 24 का एलसीएम निकालोगे तो काफ़ी सारे तरीके हैं निकालने के। 15, 21 और 24, यहाँ से जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये कुछ इस तरह से कटेगा। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24। अब ये नहीं कटेगा, तो यानी 8 × 7 = 56, ये कटेगा क्या? और नहीं, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 8 × 7 = 56, 56 पंचे 50 पंचे 250, यानी कि ये आपका जब आप इसको इंटू करोगे 3 × 5, 3 × 5 × 7 × 8, तो जब आप इसको इंटू करोगे तो ये आएगा आपका 840। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो एलसीएम आया है इनका 15, एलसीएम ऑफ 15, 21, 24 का कितना आया है? 840 आया। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आपको एलसीएम निकाल के उसमें 1 जोड़ना है। अगर 1 शेषफल कह रहा है तो 1 जोड़ना है, जितना शेषफल कहेगा। अगर 2 कहता है 2, 3 कहता है 3, ये जोड़ देते, तो 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 841। ठीक है, अब आप 841 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक करना हो तो आप इससे डिवाइड करके चेक भी कर लो, तो
आपका शेषफल एक ही बचेगा। यानी कभी भी आपसे कहे कि कोई संख्याएं विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है, तो जो शेषफल होगा उसमें एलसीएम की वैल्यू निकालने के बाद उसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 19वां नंबर क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, वार्षिक रूप से संयोजित का मतलब यानी 12 महीने की हो, ठीक है, साल भर की, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपये जो है 5760 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर निकालिए। अब समझो चक्रवृद्धि ब्याज लगता कैसे है, इसको करने का बेसिक अप्रोच, काफ़ी सारे अप्रोच हैं लेकिन अपन बेसिक अप्रोच से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि 4000 तो अपना मूलधन है, 4000 क्या है, मूलधन है, लेकिन ये जो सीआई है, यानी सीआई के बाद जो अपना अमाउंट है ऐड हो गया, कितना आ रहा, 5760, यानी कि अगर मूलधन का और अमाउंट का डिफरेंस निकाल लें तो वो आपको ब्याज पता चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इनके बीच अंतर कितने का है भाई, इनके बीच अंतर है 1760 का, यानी कि 1760 आपका टोटल क्या लगा, लिख दूँ 1760 आपका क्या है टोटल, आपका वो है इंटरेस्ट है, क्या है, सीआई है, क्या है, इंटरेस्ट। अब 1760 जो है ना किस तरह से परसेंटेज में लगा है वो आपको बताना था। तो इसको बताने के लिए आपको जो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है उसको बताने के लिए जो है आपको अलग अलग दोनों वर्षों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है आइए देखते हैं। मान लिया मैंने ये पहला वर्ष है और ये दूसरा वर्ष है। अगर लेट सपोज मैं पहला ऑप्शन लेने की कोशिश करता हूँ, 1760 वैल्यू लाना है, तो 4000 का 10% कितना होता है, 400 होता है, ठीक है। अगले साल फिर करूँगा तो 4000 का 10% कितना आएगा, 400 आएगा मूलधन का। लेकिन अगले साल जब करूँगा तो पहले साल का भी 10% चक्रवृद्धि ब्याज में निकलेगा, यानी 400 का भी 10% जोड़ना पड़ेगा पहले साल का, जो 40 आएगा। अब इन सबको जोड़ोगे तो 4 4 800 और 840 840, लेकिन अपनी वैल्यू कितनी है, 1760 है, यानी इसका मतलब ये है कि 10% सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, समझ गए। अब अपन दूसरी वैल्यू लेते हैं जो है 20%। जब हम 20% लेंगे तो 4000 मूलधन का 20% यानी 4000 का 20% कितना होगा, 4000 का 20% होगा 800, कितना होगा 800। फिर अगले साल भी लेना है 20% क्योंकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो फिर 800 हो जाएगा 4000 का 20%। लेकिन दूसरे साल 4000 का जो 20% तो लेना ही है, लेकिन पहले साल का भी 20% लेना है, तो 800 का 20% कितना होगा, 800 का 20% हो जाएगा 160। अब इन तीनों को जब जोड़ोगे तो टोटल इंटरेस्ट आएगा, यानी 8 8 1600, 16 1 1760, यानी सेटिस्फाई कर गया। जब सेटिस्फाई कर गया तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20%, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे जो है 20वां क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी अप्रोच है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 29/8 प्लस 6/16 माइनस 5/24 प्लस 7/2 का मान निकालना है। आपको पता है बोर्ड मास रूल, कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो बोर्ड मास रूल से करेंगे। किससे करेंगे, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, बोर्ड मास यानी बी फॉर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट, ओ फॉर हो जाएगा ऑफ, यानी जिसको का बोलते हैं हिंदी में, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो बोर्ड मास रूल से अपन करेंगे इसको, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल से करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बोर्ड मास रूल साइड में, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास, अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ओ भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, लेकिन डिवीजन भी नहीं है, यानी सीधे सीधे एडिशन है। तो सबसे पहले एडिशन देखें, कहाँ कहाँ एडिशन है, यहाँ एडिशन है और यहाँ एडिशन है, बट इसके साथ इसको ऐड नहीं करेंगे, एडिशन को अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो समझते हैं। 29/8 पहले लिख लेंगे, प्लस 6/16 है, फिर प्लस है 7/6, ऐड को एक साथ लिख लेंगे, सॉरी 60/2 है, 6 नहीं है, फिर लास्ट में क्या है माइनस 5/24। अब इस तरह करके सबका एलसीएम ले लेंगे, नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे और क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व आप करोगे, एक सेकंड। इन सब का एलसीएम कितना आएगा भैया, इन सब का एलसीएम यानी 8 16 2 और 24 का एलसीएम निकालो। तो 8 16 2 और 24 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आपका आएगा 48, कितना आएगा 48। तो एलसीएम सबका 48 आ गया। अब क्या करोगे, एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया।
अब 48 से 8 को डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 6 को ऊपर इंटू करोगे 29 के साथ। यही चीज़ें आप करते जाओगे, ठीक है ना। तो 29 और 6 को इंटू करोगे तो 174 आएगा, प्लस अगला करोगे तो 16 को 48 को 16 से डिवाइड करोगे 3, और 6 3 18, प्लस 2 48 को 2 से करोगे 24 सत्ते 100 कितना आएगा 68, है ना, 168, ठीक है। फिर ये 24 दूनी 48 यानी -10। अब इसको जब सॉल्व करोगे 174 18 16 और -10/48, तो आपकी जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो आपकी वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, एक्चुअल में ये आपकी वैल्यू जो आएगी, बेसिक्स आपको अप्रोच पकड़ना है, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 350/48, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। जब 2 से इनको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड होगा 24 और ये होगा तो 175, यानी कि आपका फाइनल वैल्यू आई 175/24, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 175/24। आशा करता हूँ कि आपको आज का जो ये MP पटवारी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अच्छे लगे होंगे। अगर कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप मुझे सब्सक्राइब या सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।